दुनिया के दो सबसे अमीर आदमी ग्रामीण भारत में अपने ब्रॉडबैंड इंटरनेट की पहुंच को बढ़ाने के लिए आमने सामने हैं। एलॉन मस्क के स्पेसएक्स के दिसंबर 2022 में कथित तौर पर अपनी सेवा स्टारलिंक लॉन्च करने की उम्मीद है और इसका सीधा मुकाबला मुकेश अंबानी के नेतृत्व वाली रिलायंस जियो, भारती एयरटेल और वोडाफोन आइडिया जैसे दूरसंचार सेवा प्रदाताओं से होगा। अभी तक भारत के ये टॉप 4 ब्रॉडबैंड सेवा प्रदाताओं की देश में मौजूदा 80 करोड़ कनेक्शंस में से 98% से अधिक का एक मार्केट शेयर है। जियो ने पहले ही स्मार्टफोन उपयोगकर्ताओं के लिए अपने क्वालिटी का स्टैंडर्ड एक उच्च स्तर पर सेट कर दिया है और जहां तक कस्टमर्स की बात है, उनमें से अधिकांश जियो सेवाएं लेना पसंद करते हैं। हालांकि जो चीज स्टारलिंक को इन सबसे अलग बनाती है वह है कि ये दूसरों के विपरीत सैटेलाइट सेवाओं पर आधारित है, अर्थात सैटेलाइट सर्विसेज पर आधारित है। इनकी किट में एक डिश एंटीना, एक स्टैंड, एक पावर सप्लाई और एक वाईफाई राउटर शामिल है। ये एक आम केबल सर्विस प्रोवाइडर की तरह ही है जिसमें हम केबल कनेक्शंस को टीवी से जोड़ते हैं। उसी प्रकार यहाँ पे हम केबल कनेक्शंस की जगह पे इन सैटेलाइट के कनेक्शंस को अपने सिस्टम से या अपने राउटर से जोड़ते हैं। ये अंतर स्पेसएक्स के भारत में प्रवेश को लेके उत्साह और बढ़ा रहा है। यही कारण है कि भारी प्रतिस्पर्धा होने के बावजूद भी स्टारलिंक को अपने लिए भारत में जगह बना पाना एक बहुत ही अधिक कठिन कार्य नहीं लग रहा है। इसके अलावा ग्राहकों की रुचि में अभी काफी हद तक बदलाव आया है। भारतीय यूजर्स आजकल नए बदलावों को अपना रहे हैं, इसीलिए स्टारलिंक को शानदार प्रतिक्रिया मिल सकती है। इस महीने की शुरुआत में स्टारलिंक ने भारत में एक सहायक कंपनी स्टारलिंक सैटेलाइट कम्युनिकेशंस को लाइसेंसेस लेने के लिए पंजीकृत किया, अर्थात रजिस्टर किया। इसके भारत निर्देशक संजय भार्गव के अनुसार इसे पहले ही देश भर में 5000 से अधिक प्री ऑर्डर प्राप्त हो चुके हैं, जो कि एक बहुत बड़ी बात है। स्टारलिंक का लक्ष्य दिसंबर 2022 तक भारत में 2 लाख कनेक्शंस बनाना है, जिनमें से 80% ग्रामीण कनेक्शंस है। एक प्रारंभिक असाइनमेंट के हेतु दिल्ली और पड़ोसी ग्रामीण जिलों के स्कूलों में 100 डिवाइसेस मुफ्त में उपलब्ध कराना इनका प्रथम उद्देश्य है। रेगुलेटरी बाधाओं को अलग रखते हुए ये कंपनी भारत में अपने भविष्य को लेकर आश्वस्त है। भार्गव ने इस महीने की शुरुआत में एक कार्यक्रम में कहा, हम केवल सबसे कठिन क्षेत्रों की सेवाएं शुरू करना चाहते हैं। अगर दूरसंचार कंपनियों द्वारा ब्रॉडबैंड वहां पहले से ही मौजूद है तो हम कहीं और सेवा प्रदान कर सकते हैं। वे सर्विस प्रोवाइडर्स के साथ उन क्षेत्रों को टैप करने के लिए एक साथ काम करने के लिए भी तैयार है। वे जियो या वोडाफोन आइडिया के साथ बातचीत शुरू करने के लिए तैयार है। उद्योग में एक निरंतर इंटरनेट सेवाओं और नई तकनीकी उत्पादों की उच्च मांग के साथ जियो और स्टारलिंक का सहयोग भारतीय उपयोगकर्ताओं के लिए वास्तव में उपयोगी हो सकता है। अन्य सर्विस प्रोवाइडर्स को भी मौजूदा ग्राहकों को बेहतर ऑफर्स और सेवाएं पेश करने के लिए हमेशा तैयार रहना पड़ेगा। ये दोनों के लिए ही एक विन विन सिचुएशन जैसा होगा। कस्टमर्स को अच्छी सेवाएं प्राप्त होंगी जबकि कंपनीज को अच्छा कंज्यूमर बेस प्राप्त होगा। हालांकि अपने आत्मविश्वास के बावजूद भारत में स्टारलिंक की सफलता की गारंटी नहीं है। शुरुआत के लिए एक कंपनी जिसने सब्सिडाइज्ड रेट्स पर सेवाएं उपलब्ध कराने का वादा किया है, वह अभी भी $99 अर्थात कुछ 7,500 रुपए के आसपास पर प्री ऑर्डर पे पाई जा रही है। इसके अलावा ग्राहकों को कुल 37,000 रुपए अलग से स्टारलिंक किट के लिए भुगतान करना होगा। इस स्टारलिंक किट में आखिर है क्या? इसमें एक वाईफाई राउटर, बिजली की सप्लाई अर्थात एक पावर सप्लाई अडेप्टर, केबल और माउंटिंग ट्राइपॉड है। भारतीय ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 37,000 रुपए एक बड़ी अमाउंट हो सकती है, जहां पे भारतीय मासिक ब्रॉडबैंड कुछ 300-400 रुपए के आसपास मिल जाया करता है। खराब मौसम भी इन सेवाओं पे खलल डाल सकती है। सैटेलाइट टीवी की तरह ही बादलों का कवर होने के कारण इंटरनेट सेवाएं बाधित हो सकती है। फिर भी स्टारलिंक का मार्केट शेयर बहुत बड़ा हो सकता है। इन सभी चीजों के बावजूद भी जियो जैसे खिलाड़ी चिंतित क्यों नहीं है? इस बात की कोई निश्चितता नहीं है कि स्टारलिंक वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल पर निर्भर वॉइस कॉलिंग सेवाओं की पेशकश करेगा या नहीं, जबकि सेवाओं को इधर उधर किया जा सकता है क्योंकि इसके लिए केवल रेडियो तार, स्विच और एक पावर सोर्स की आवश्यकता होती है। फिर भी ये सेलफोन्स की तरह सहायक नहीं हो सकते। इस टेक जायंट का सीधा मुकाबला रिलायंस जियो, भारती एयरटेल और वोडाफोन आइडिया जैसे दूरसंचार सेवा प्रदाताओं से होगा। इन कंपनियों को दूरसंचार विभाग से कोई भी सेवा देने से पहले आवश्यक लाइसेंस प्राप्त करना होता है, जिसके बारे में हम वीडियो के अंत में जानेंगे। तो आखिर श्री मुकेश अंबानी के इन सब गतिविधियों के ऊपर क्या प्रतिक्रिया है, आइए जानते हैं। एशिया के सबसे धनी व्यक्तियों में से एक मुकेश अंबानी द्वारा संचालित ये समूह सैटेलाइट ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान करने की ओर बढ़ रहा है। वह एक ऐसे सेगमेंट की ओर बढ़ने जा रहे हैं जहां पे पहले से ही अरबपति सुनील मित्तल का वन वेब और एलॉन मस्क का स्पेसएक्स
जैसी महत्वाकांक्षी परियोजनाएं शामिल है। जियो प्लेटफॉर्म्स लिमिटेड सूचीबद्ध रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी ने लग्जमबर्ग स्थित SES के साथ एक संयुक्त उद्यम में प्रवेश किया, जिसे एक कोलैबोरेशन कहा जा सकता है, जिनका उद्देश्य है भारत में अगली पीढ़ी को स्केलेबल और सस्ती ब्रॉडबैंड सेवाएं प्रदान करना। जियो प्लेटफॉर्म्स के पास इस कंपनी का 51% शेयर शामिल है, जिसका नाम दिया गया है जियो स्पेस टेक्नोलॉजी लिमिटेड। ये जॉइंट वेंचर एक मल्टी ऑर्बिट स्पेस नेटवर्क का उपयोग करेगा, जो जियो स्टेशनरी और मीडियम अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट्स के एक कॉन्स्टलेशन या तो एक नक्षत्र को तैयार करेगा, जिसका उद्देश्य है पूरे भारत और पड़ोसी क्षेत्रों में वायरलेस नेटवर्क का बैकएंड और मल्टी गीगाबिट इंटरनेट क्षमता प्रदान करना। सन 2020 तक भारत में 622 मिलियन सक्रिय इंटरनेट उपयोगकर्ता थे, जिसने इसे सैटेलाइट ब्रॉडबैंड का एक बहुत बड़ा मार्केट बनने की दिशा में अग्रसर किया। सूत्रों के अनुसार जियो ने $100 मिलियन से भी अधिक का निवेश इस कंपनी में किया है, ताकि वे आने वाले कुछ वर्षों में भारत में सैटेलाइट ब्रॉडबैंड का एक बहुत ही बड़ा नेटवर्क स्थापित कर सके। हालांकि रिलायंस ने अब तक ये क्लियर नहीं किया है कि वे लो अर्थ ऑर्बिट में अपनी सैटेलाइट्स को प्रवेश करवाएंगे या नहीं। लो अर्थ सैटेलाइट्स का एक फायदा ये है कि उनकी दूरी पृथ्वी से कम है, जिससे कि अधिक से अधिक स्पीड मिल सकेगी और लेटेंसी कम से कम हो सकेगी, जिसकी तरफ रिलायंस जियो को अभी सोचने की आवश्यकता जरूर है, क्योंकि एलॉन मस्क की स्टारलिंक लो अर्थ ऑर्बिट में ही अपना फोकस कर रही है। एलॉन मस्क का स्पेसएक्स स्टारलिंक के तेजी से विस्तार के बीच में लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट्स का एक कॉन्स्टलेशन बना रहा है, जो कि 30,000 से भी अधिक सैटेलाइट्स को मिला के बना है, जिनका मुख्य उद्देश्य है हाई स्पीड इंटरनेट कवरेज, जो कि पूरे विश्व भर को अपने 30,000 सैटेलाइट्स के जाल में घेर सके, जिससे एक जगह बैठ के दूसरे जगह पे संचार करना बहुत ही आसान हो जाएगा। अगर सरल शब्दों में कहे तो एलॉन मस्क का सपना ये है कि वे पूरे विश्व भर को अपने सैटेलाइट्स के जाल में बुन सकें और जब चाहे उनको कंट्रोल कर सकें। सिर्फ रिलायंस जियो ही नहीं, बल्कि भारती एयरटेल भी इस ओर अग्रसर है। यूके सरकार के साथ दिवालियापन से सैटेलाइट स्टार्टअप OneWeb को बचाने वाले सुनील मित्तल ने जून में कहा कि कंपनी इस साल 648 उपग्रहों के अपने नियोजित समूह के साथ वैश्विक अर्थात ग्लोबल ब्रॉडबैंड सेवाएं पेश करेंगे। इसने प्रतिस्पर्धा को और तेज करने के लिए भारत में सैटेलाइट ब्रॉडबैंड सेवाओं के लिए ह्यूग्स नेटवर्क सिस्टम LLC के साथ एक करार भी स्थापित किया है। अगर स्पेसएक्स की तरफ वापस चले तो स्पेसएक्स ने पिछले साल दिसंबर 2022 तक 2 लाख कनेक्शंस रखने की योजना के साथ भारत में एक पूर्ण स्वामित्व वाली इकाई की स्थापना की है। लेकिन नवंबर में भारतीय सरकार के साथ इसका एक टकराव हुआ, जिसने स्टारलिंक को प्री ऑर्डर्स के माध्यम से एकत्र किए गए धन को वापस करने के लिए कहा और कस्टमर्स को सलाह दी कि इसकी सेवाओं की सदस्यता ना ले, क्योंकि स्टारलिंक को सैटेलाइट इंटरनेट की पेशकश करने का लाइसेंस अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है। ये स्टारलिंक के लिए एक बहुत ही बड़ा झटका है, जिस कारणवश स्टारलिंक को भारत में प्रवेश करने और अपना एक नेटवर्क स्थापित करने में बहुत अधिक मुश्किल हो सकती है। भले एलॉन मस्क कितना भी कहे, लेकिन भारत जैसे इतने बड़े कंज्यूमर बेस को खो देना एलॉन मस्क के लिए एक झटके के जैसा है, एक बहुत बड़े झटके के जैसा है। तो उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो के माध्यम से आपको इस टॉपिक के बारे में अवश्य कुछ जानकारी मिली होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा, ताकि आगे आने वाले सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। धन्यवाद।